हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम काव्य विधि के अंतर्गत जो निर्धारित कवि दिए गए हैं उसमें हम पार्ट नंबर 11 को देखेंगे, जिनका नाम सुदामा पांडे है, जिसे शॉर्ट में धूमिल भी कहा जाता है। इनका जो पुकारू नाम है वो धूमिल है। ये हमारी जो सीरीज है वो झारखंड सीजीएल 2023 का जो हिंदी पेपर 2 है उसकी सीरीज में चल रही है, जिसमें निर्धारित कवि या पार्ट नंबर 11 है, जो कि लास्ट वीडियो है। यदि आप इस जो सीरीज है उसके अंतर्गत जो MCQ जो मैं करवा रहा हूँ और जो थ्योरी मैं करवा रहा हूँ, इन सबको आप कंप्लीटली देख लेते हो तो आप जो पेपर 2 है उसमें 90% जो अंक है वो आसानी से सुनिश्चित कर लोगे, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो यहीं से पूछी जाती हैं। हाँ, लेकिन आपको जो उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, उनको पढ़ना पड़ेगा, तभी वो आप जो अंक है वो ग्रहण कर सकते हैं। इस सीरीज के सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। ये जो 10 पार्ट नंबर तक था और आज 11 है। इसके बाद ये जो सीरीज है काव्य विधि जो निर्धारित कवि है ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो इसके MCQ बच गए और उसके बाद जो नेक्स्ट जो वीडियोस होंगे उन सबको अपलोड करूंगा। तो ये सारे वीडियोस यदि आप एक जगह देखने चाहते हैं तो ये JSC सीजीएल हिंदी पेपर 2 करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। यहाँ पे आपको सारे वीडियोस जो है वो एक जगह मिल जाएंगे। इसका मैं जो है लिंक वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप इस जगह जाकर चेक कर सकते हो। कहानी उपन्यासों को नहीं पढ़ा है तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे इसको अपलोड कर दिया। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल। इसको आप QR कोड से भी ज्वाइन कर सकते हो और मैं लिंक भी इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये मेरा पर्सनल जो है टेलीग्राम यूज़र नेम है सौरभ 25 सिंह। यदि आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मुझे इस पे मैसेज कर सकते हो, यहाँ से मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो अब चलिए हम जो धूमिल हैं, जिन्हें सुदामा पांडे कहा जाता है, उनका जो शॉर्ट में जो जीवन परिचय है उनको देख लेते हैं। तो इनका पूरा नाम क्या था? तो सुदामा पांडे था। सुदामा पांडे, जिनका नाम धूमिल शॉर्ट में इन्हें कहा जाता है। धूमिल उनका पुकारो नाम धूमिल है। तो इनका अन्य नाम क्या है? वो धूमिल आपको याद रखना है। और जो मूल नाम है वो क्या है इनका? तो मूल नाम सुदामा पांडे है। उसके बाद इनका जन्म 1936 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? तो खवेली नामक गांव में हुआ। खवेली नामक गांव जो कि वाराणसी जिला, और वो कहाँ है? तो वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। मृत्यु इनका 1975 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। इनके जो पिता थे वो शिव नायक पांडे थे और माता जो थी वो रजवंती देवी थी। ये पूछा नहीं जाता ऐसे ऐसे सवाल। उसके बाद जो मूरत देवी इनकी पत्नी थी, तो ये भी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जो इनका जो मृत्यु स्थान है, जन्म स्थान है, जन्म दिवस है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1936 ईस्वी में हुआ था। जन्म 1936 ईस्वी में, और इसकी जो मृत्यु हुई थी वो 1975 ईस्वी में हुई थी। बहुत जल्दी इनकी मृत्यु हो गई थी ब्रेन ट्यूमर के कारण। ठीक है, कैंसर हो गया था ब्रेन में ट्यूमर हो गया था, जिसके कारण से इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके जो ये जो हिंदी है, उस हिंदी जो है कविता, उसका इन्हें एंग्री मैन कहा जाता है। एंग्री मैन, ठीक है, एंग्री यंग मैन ऑफ हिंदी कविता। ठीक है, एंग्री यंग मैन ऑफ हिंदी पोएट किसे कहा जाता है? तो वो धूमिल को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि इनकी जो कविताएं होती थी वो काफ़ी मतलब विद्रोही टाइप की कविताएं हो करती थी। इनकी जो मुख्य रचनाओं में यदि बात करें तो संसद से सड़क तक, ये इनकी एक जो कविताएं हैं उनका संग्रह है, काव्य संग्रह है। कल सुनना मुझे, कल सुनना मुझे, ये भी उनका एक काव्य संग्रह है, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी सम्मान भी मिला है। उसके बाद इनका जो धूमिल की कविताएं, और उसके बाद जो किस्सा जनतंत्र का ये एक कविता है, और वो मोचीराम, ये भी एक कविता है। तो ये कविताएं हैं किस्सा जनतंत्र का, मोचीराम, और ये जो 3 आपको नजर आ रहे हैं, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और धूमिल की कविताएं, ये क्या है? तो ये इनका काव्य संग्रह की एक किताब है, जहाँ पे इनकी सारी कविताओं को संकलित कर दिया जाता है, उसे काव्य संग्रह कहा जाता है। इनकी जो भाषा थी वो हिंदी भाषा में ये लिखते थे। इनकी जो शिक्षा थी तो 10वीं तक जो वो अत्यंत मेधावी छात्र के रूप में थे। बाकी उनकी आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण वो ITI जो है वो बनारस से किया और विद्युत डिप्लोमा प्राप्त करके और इसी संस्थान में विद्युत अनुदेशक के रूप में काम करना आरंभ किया। पुरस्कारों में बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें 1979 में मिला, 1979 में मिला। किसके लिए? तो कल सुनना मुझे, कल सुनना मुझे के लिए इन्हें मिला था। तो ये आपको याद रखना है। और ये काफ़ी प्रसिद्ध थे। इनकी मृत्यु जो है वो मतलब जो ये थे वो बहुत जो सजग थे, नॉर्मल जीवन में रहने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल जीवन में रहने वाले व्यक्ति थे। ये चीज़ें आपको याद
रखनी पड़ेगी। बाकी जीवन परिचय में यदि डिटेल में बात करें तो जो सुदामा पांडे हैं उनका जन्म 1936 ईस्वी में वाराणसी के निकट जो खवेली गांव है वहां पे हुआ था। इनके जो पूर्वज थे वो खवेली में आकर कहीं दूर से बसे थे, यहाँ उनका जो स्थान नहीं था। धूमिल के पिता शिवनायक पांडे थे जो कि एक मुनीम का काम करते थे, और उनकी माता रजवंती देवी थी जो कि एक हाउस वाइफ थी, घर बार जो है वो संभालती थी। 11 वर्ष के थे तब उनके पिता जो है उनका देहांत हो गया था, तो बचपन इनका संघर्षमय बीता था। बाकी कवियों जैसा नहीं था कि ये जो अमीर घर से थे। बाकी नागार्जुन जो है वो भी एक गरीब परिवार से थे, तो ये धूमिल है वो भी एक गरीब परिवार से थे। धूमिल का जो विवाह है वो 12 वर्ष की उम्र में हो गया था और मूरत देवी से, ठीक है। 1953 ईस्वी में जब अपने हाई स्कूल इन्होंने उत्तीर्ण किया तो ये अपने गाँव से पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हाई स्कूल उत्तीर्ण किया था, जिसने मैट्रिक को पास किया था। आगे की पढ़ाई ये नहीं रख पाए क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं थी, तो इन्होंने पुस्तकालय में नौकरी करना आरंभ कर दिया, ठीक है। सुदामा पांडे जो है जो धूमिल है वो हिंदी के समकालीन कवि थे। उनकी कविताओं में आज़ादी के सपनों के मोह भंग की पीड़ा, आज़ादी का जो सपना था कि आज़ाद होने के बाद हमारी जो स्थितियां होगी वो कैसे होगी, तो उससे जो मोह भंग हुआ वैसी स्थितियां भारत की ना बन पाई, तो उसी पे इनकी कविताएं होती थी। तो वही लिखा है कि आज़ादी के सपनों से इन्होंने मोह भंग की पीड़ा, जो आज़ादी के बाद हमने सोचा था कि कैसा भारत होगा वो नहीं बन पाया, तो उसी की पीड़ा को व्यक्त करते हुए इनकी जो कविताएं हैं वो होती थी। उनमें आक्रोश दिखता है, आक्रोश की सबसे सतत और अभिव्यक्ति मिलती है इनकी कविताओं में, तो ये आपको याद रखना है। जिस कारण से इन्हें जो हिंदी कविता है, जो हिंदी पोएट है, उसका एंग्री यंग मैन कहा जाता है। एंग्री यंग मैन ऑफ हिंदी पोएट भी इन्हें कहा जाता है। जो व्यवस्था थी जिसने जनता को छला है उसको आईना दिखाना मानो धूमिल की कविताओं का परम लक्ष्य था। इनकी जो कविता है उसका लक्ष्य क्या था, तो वो जो राजनेता है, जो संसद है, उसके द्वारा जो जनता है, तो जो जनता के द्वारा, जो राजनेताओं के द्वारा जनता को जो छला जाता है, उन्हीं को फोकस करके इनकी मेन कविताओं का जो परम लक्ष्य था वो यही था। इन्हें मरणोपरांत 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये मैंने आपको 3 बार पहले भी बता चुका हूँ, तो ये चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। जो रोजगार की तलाश में धूमिल जो है वो कलकत्ता चले गए, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, तो वो रोजगार की तलाश में चले गए। वहाँ पे उन्हें एक लोहा की जो फैक्ट्री थी, मैसर्स तलवार ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, वहाँ पे इन्होंने लोहा की फैक्ट्री में जो है वो काम करना स्टार्ट कर दिया था। वहाँ लगभग 1.5 वर्षों तक उन्होंने काम किया, लेकिन जो स्वास्थ्य था उनका ठीक नहीं रहा, जिस कारण से उन्हें जो है वो प्रॉब्लम हो रही थी काम करने में। तो वो जो मालिक था वहाँ का, इनके जो स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आई तो इन्हें तबादला कर दिया गया था। इन्हें दूसरे जगह नौकरी के लिए गुवाहाटी चले जाने के लिए बोल रहा था, लेकिन वो नहीं जा रहे थे। तो वहीं पे जो मालिक उनका था उसने बोला था कि आई एम पेइंग फॉर योर वर्क, जो मैं आपको पेमेंट जो कर रहा हूँ वो आपके कार्य के लिए कर रहा हूँ, ना कि आपकी हेल्थ के लिए। इन्होंने कहा था कि मेरा जो हेल्थ है वो सही नहीं है, जिस कारण से मुझे काम जो है वो आप ट्रांसफ़र मत करिए। लेकिन जो मालिक था वो उनकी एक नहीं सुन रहा था और उनको बोला था कि आई एम पेइंग फॉर माई वर्क नॉट फॉर योर हेल्थ। तो इसी से चिढ़कर स्वाभिमान को उनको जो है वो जो चोट लगी, और इससे चिढ़कर उन्होंने जो मालिक था उसको भी कह दिया था कि बट आई एम वर्किंग फॉर माई हेल्थ, मैं जो है वो अपने हेल्थ के लिए काम कर रहा हूँ, नॉट फॉर योर वर्क, आपके काम के लिए मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ अपनी हेल्थ के लिए। तो ये इससे ही आपको दिखता है कि धूमिल कितने विद्रोही टाइप के आदमी थे, ठीक है, कितने वो विद्रोही टाइप के आदमी थे। तो इसको आपको याद रखना है। इस घटना से धूमिल जो है वो पूंजीपतियों और मजदूरों का जो दृष्टिकोण है उसके फासले को समझने में ये जो घटना है वो काफ़ी उनकी हेल्प की थी। इससे समझ पाते थे कि जो गरीब हैं और जो पूंजीपति हैं उनके बीच का जो फासला है उसको कैसे वो समझ पाएँ, तो ये घटना उनको समझाने में काफ़ी हेल्प की थी। अब उनका जो जनवादी संघर्ष था उनकी कविताओं में आक्रोश बनकर प्रकट होने लगा था। जो जनवादी संघर्ष था, जनता के द्वारा जो संघर्ष किया जाता है, तो उनको ये कविताओं में जो है वो लिखना प्रारंभ कर दिया। उनको आक्रोश जो है वो कविताओं से दिखना प्रारंभ हो गया था। जो धूमिल है उनको हिंदी कवि में संघर्ष का कवि भी कहा जाता है, और इसे
जो क्या है हिंदी जो पोएट में एंग्री यंग मैन भी कहा जाता है, एंग्री यंग मैन भी। 1957 में धूमिल ने काशी विश्वविद्यालय में औद्योगिक संस्थान में प्रवेश लिया और 1958 में इन्होंने प्रथम श्रेणी में स्थान प्राप्त कर विद्युत में डिप्लोमा प्राप्त किया था। वहीं उन्होंने विद्युत अनुदेशक के पद पे काम किया और वो नौकरी और पदोन्नति पाकर वहां से जो बलिया और सहारनपुर में कार्य करने लगे। 1974 ईस्वी में जब वो सीतापुर में कार्यरत थे तब उनके स्वास्थ्य था वो बिगड़ गया था और अपनी स्पष्टवादी और अखड़पन के कारण उन्हें अधिकारियों का जो कोप भंजन है वो भी सहना पड़ता था। अधिकारी अपना दबाव बनाना चाहते थे जिस कारण से वो किसी ढंग से जो मानसिक रूप से उन्हें उत्पीड़न देना पड़ा। जो धूमिल है उनको मानसिक तनाव मिला क्योंकि उनके जो अधिकारी हुआ करते थे, ऊपर के जो हुआ करते थे अधिकारी, वो उनको मानसिक रूप से शोषण भी करते थे। तो ये यहाँ से देखने को मिलता है क्योंकि आपका जब कोई व्यक्ति जो है वो आपको जो अधिकारी है वो आपकी बेइज्जती जब करेगा तो आपको एक उत्पीड़न होगा, आप मानसिक रूप से तनाव में चले जाएंगे और अंततः इन्हें जो है वो ब्रेन का ट्यूमर भी हो गया था। ठीक है, जो ब्रेन का ट्यूमर भी हो गया था, तो ये आपको याद रखना है। बाकी उन्हीं के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि उनका जो मृत्यु हो गया था और उन्हें 1979 में कल सुनना मुझे के काव्य संग्रह है उनके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। जो धूमिल है उनकी जो भाषा थी वो कैसी थी, भाषा और शैली उनकी कैसी थी, तो धूमिल की भाषा का जो है वो संबोधनात्मक प्रयोग करते थे। किसी को संबोधन करते हुए जब आप लिखते हैं किसी चीज को तो वो भाषा जो है वो संबोधनात्मक प्रयोग करते थे। उनमें तमाम समकालीन जो मूल्यमेदार थे पांडियत जो प्रदर्शक प्रिय कवियों से अलग होकर एक विशिष्ट पहचान इन्होंने अपनी भाषा की शैली है उसमें बनाया था। उनकी कविता के नए बिंब विधान और नए संदर्भ में जनता के संघर्ष के स्वर मिलते हैं। जनता के जो संघर्ष हैं उनके स्वरों को वो कविताओं में उतारने का प्रयास करते थे। इन कारण से ही इन्हें जो है वो जन कवि भी कहा जाता है। इस दृष्टि से उनकी जो काव्य भाषा सामाजिक संरचना की औचित्य को चुनौती देती है और उनके काव्य में बिंब और प्रवर्तित कविताओं से पृथक ये करते हैं और अन्य जो कवि हैं उनसे ये इनकी पृथकता यहाँ पे दिखती है। छंद विधान के दृष्टि से जो छंद होता है जिसमें आप सवैया रख लो, सौरठ रख लो, दोहे रख लो, तो छंद विधान की दृष्टि से उनकी लगभग सभी कविताओं वो गद्यात्मक लय की ओर झुकी हुई दिखती है। जो गद है और पद दो होता है तो गद्यात्मक लय की ओर इनकी जो कविताएं हैं वो झुकी हुई दिखती है। कविता की एकरसता और लंबाई तोड़ने के उद्देश्य से वो पंक्तियों को छोटा छोटा बड़ा करते थे और तुक्को लगाने का तालमेल वो स्थापित करने का प्रयास करते थे। हिंदी कविता को नए तेवर देने और इन जन कवि को योगदान के चिर अस्थमनीय और रहेगा। इनका योगदान जो है वो हिंदी में काफ़ी सजग है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, यही यहाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है। अब इनकी जो काव्य है उनकी बात करें कि इनकी कविताएं कौन कौन सी है जो आपको याद रखनी है। तो ये कुछ कविताएं हैं, इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं लेकिन जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है उन्हीं को हम यहाँ पे देखेंगे। तो उनकी कुछ इंपॉर्टेंट कविताएं आप याद रख लें। गरीबी, हरित क्रांति, रोटी और संसद, उसके बाद मोचीराम, उसके बाद किस्सा ए जनतंत्र, 20 साल बाद, पटकथा, लोहे का स्वाद, उसके बाद मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं, कविता के भ्रम में मैंने घुटने से कहा गांव और घर में वापसी। तो ये कुछ कविताएं हैं जो आपको याद रखना चाहिए, जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट मैंने तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को लिखा है। बाकी यदि आप इनमें भी छांटना चाहते हो तो आपको ये याद रख लो, गरीबी आपको याद रखनी है कि धूमिल के द्वारा लिखी गई है, हरित क्रांति याद रखें, रोटी और संसद याद रखें, मोचीराम याद रखें, किस्सा जनतंत्र याद रखें, उसके बाद पटकथा याद रखें और उसके बाद गाँव याद रख सकते हैं और लोहे का स्वाद, तो ये याद रखें। और बाकी इन सबको आप नहीं भी याद रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी मैं चाहूँगा कि आप पूरा याद रख लें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जो एक बार नज़रों से दिखा लेंगे ना, घुमा लेंगे, तो ऑप्शन जब आएगा तो आप इनको छाट लोगे। अब यदि इनके काव्य संग्रह की बात करी जाए कि कविताओं को जो संग्रह करके प्रकाशित किया जाता है तो धूमिल के 4 काव्य संग्रह आपको देखने को मिलेंगे। पहला जो है वो संसद से सड़क तक जो कि 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसका प्रकाशन जो है वो स्वयं धूमिल नहीं किया था। इस संग्रह के सभी जो रचनाएं वो तात्कालिक जो समाज है, तात्कालिक जो राजनीतिक परिदृश्य है उसको गहराई से परिचित कराती है और इस संग्रह में भय, भूख, अकाल और सतोलोपकता जो है वो आक्रमणीयता और भटकाव पर आक्रामकता से प्रहार किया जाता है। जो स्थितियां हैं, सामाजिक राजनीतिक स्थितियां, जिस तरह से समाज में जो है वो नीचे तबके के लोगों का शोषण किया जाता है, इन सब बातों पर इसमें फोकस किया जाता है।
कल सुनना मुझे, नेक्स्ट जो है वो क्या है, तो कल सुनना मुझे, कल सुनना मुझे, ये 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसका जो संपादन है वो राजशेखर ने किया था। यह जो काव्य संग्रह है वो धूमिल के देहांत, उनकी मृत्यु है उसके बाद प्रकाशन में आई थी और यह दूसरी शतक की रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये जो रचनाएं हैं ऐसे आपसे पूछ ली जाएगी कि धूमिल की मृत्यु के बाद कौन सा काव्य संग्रह उनका प्रकाशित हुआ था देहांत के बाद, तो कल सुनना मुझे 1976 में, और उसके बाद उन्हें 1969 में, 1979 में उन्हें साहित्य अकादमी सम्मान भी इसी के लिए मिलता, कल सुनना मुझे के लिए। उसके बाद धूमिल की कविताएं जो कि डॉक्टर सुखदेव के द्वारा प्रकाशित की गई थी, और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। ये जो सुदामा पांडे है वो कौन है, पांडे जो वो धूमिल को ही कहा जाता है, तो सुदामा पांडे का प्रजातंत्र जो कि 1983 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, इसका जो संपादन है वो रत्न शंकर के द्वारा किया गया था। रत्न शंकर जो है वो धूमिल के पुत्र थे। ठीक है, तो यह जो काव्य संग्रह है उसमें तात्कालिक जो सामाजिक ताकतों में षड्यंत्रकारी जो नीतियां हैं उनको बेनकाब करने का इसमें जो है फोकस किया गया था। धूमिल संग्रह, ये सवाल है जो आपसे काफी पूछा जाएगा कि धूमिल संग्रह है वो कितने खंडों में बटा हुआ है, तो धूमिल संग्रह 3 खंडों में बटा हुआ है जिसका प्रकाशन 2021 ईस्वी में किया गया था। तो ये चीजें हैं आपको याद रखनी पड़ेगी, धूमिल संग्रह 3 खंडों में और प्रकाशन 2021 में किया गया था, तो ये आपको याद रखनी है, तभी आप चीजों को कर पाओगे। उसके बाद जो धूमिल है, उपरोक्त जो संसद से सड़क तक का जो प्रकाशन है वो स्वयं धूमिल ने किया था, मैंने आपको पहले भी बताया था, और शेष का जो प्रकाशन है वो मरणोपरांत विभिन्न प्रकाशकों द्वारा किया गया था। उनकी जो पहली प्रकाशित रचना है वो एक कहानी है, ठीक है, जो कि समय में बहुत चर्चित जो उस समय की पत्रिका थी वो कल्पना में छपा था। तो ये आपको याद रखना है कि उनकी जो पहली जो कहानी है वो किस पत्रिका में छपी थी, तो जो कल्पना पत्रिका है, जो कल्पना पत्रिका है उसमें इनकी जो कहानी है वो छपा था। यदि सम्मान की बात करें, पुरस्कारों में बात करें, तो मध्य प्रदेश शासक द्वारा साहित्य परिषद द्वारा मुक्तिबोध पुरस्कार इन्हें 1975 में मिला और 1979 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। ये आपको याद रखना है। कल सुनना मुझे के लिए, कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के लिए उन्हें 1979 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ये वीडियो था जिसमें हमने जो धूमिल है उनको देख लिया, शॉर्ट से ही देखा है मैंने, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उन्हीं को मैंने बताया है, बाकी जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको मैंने नहीं बताने का प्रयास किया है, क्योंकि फालतू में चीज़ें करने से बेकार में वीडियो बड़ा हो जाते हैं। तो वही चीज़ों को मैं बताता हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं, नहीं तो पूछे जाने की संभावना है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक जरूर कर दें, जिससे वीडियो जो है वो उसको यूट्यूब दूसरे जो स्टूडेंट्स है, जो नीडी स्टूडेंट्स है, जो झारखंड सीजीएल में हिंदी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, उन तक पहुंचा पाए। क्योंकि यूट्यूब का लॉगरिथम यही होता है कि जब आप यूट्यूब के वीडियोस पर इंगेजमेंट दिखाएंगे, आप उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे, तभी वो उनको ज़्यादा स्प्रेड करेगा, ज़्यादा उनको आगे बढ़ाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, उनको शेयर जरूर कर दें, तभी जो है वो मुझे जो मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि जब व्यू की संख्या बढ़ेगी तब मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ व्यू बढ़ रही है, मैं जो काम कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जो वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा यदि आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं। तो ये हमारे कुछ सोशल मीडियाज़ के लिंक है, जो आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप मुझसे सोशल मीडिया पे भी जुड़ सकते हो। तो ये वीडियो था काव्य विधि के निर्धारित कवि में लास्ट जो पार्ट था, पार्ट नंबर 11 था। इसके बाद जो है वो हिंदी के जो साहित्य का इतिहास है उसको मैं प्रयास करूंगा बताने का, और उसके बाद जो MCQ जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड बचे हुए हैं उन सबको कंप्लीट करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ।